साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी हेतु स्वयं की परख सिलसिले के अंतर्गत 5वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी भागों से प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों के लेवल का स्तर सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शामिल किए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, घंटी के निशान को दबाए ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना उसको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। और पहले प्रश्न में दिया है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। दूसरे सवाल में निबंध दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ निबंधकारों के नाम हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। पुष्पांजलि माधव प्रसाद मिश्र। कला का जोखिम निर्मल वर्मा। और मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य रामविलास शर्मा का निबंध है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे महावीर प्रसाद द्विवेदी, पुष्पांजलि माधव प्रसाद मिश्र, कला का जोखिम निर्मल वर्मा, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य रामविलास शर्मा। तीसरे नंबर के सवाल में एक परिभाषा है, रीतिकालीन कवियों के बारे में ये किसने कहा कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। दोबारा देखें, परिभाषा थोड़ी लंबी है। भक्ति यदि इन कवियों के, रीतिकालीन कवियों के बारे में कह रहे हैं कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति और संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। तो ये बात किसने कही है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात कही है। चौथा नंबर के सवाल में, सरस्वती पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहाँ से प्रकाशित करना शुरू किया था? सरस्वती पत्रिका है वो 1900 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशन में आई थी। तब ये काशी से प्रकाशित हुआ करती थी। बाद में सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो इसके संपादक बन गए थे। तो इन्होंने कहाँ से प्रकाशित करना शुरू किया था? तो इन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया था इलाहाबाद से। 5 नंबर के सवाल में, छायावादी कविता में व्यक्तिगत भावना की प्रबलता दिखाई पड़ती है और जबकि प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। छायावादी कविता है उसमें व्यक्तिगत भावना है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है और प्रगतिवादी साहित्य है उसमें सामाजिक भावना है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ये दोनों अंतर हैं छायावादी और प्रगतिवादी साहित्य में। 6 नंबर के सवाल में, राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव में किस उपन्यास का चित्रण किया गया है? राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव और इस उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया है? तो वो गांव का नाम है गंगोली। 7 में, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा है वो किस आलोचक की है? तो वो है रामविलास शर्मा की। 8 में है, भक्ति पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन ये है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। ये कथन है कि भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है और इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन ये है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। तो ये कथन कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 9 नंबर में, एक तरफ नाटक है दूसरी तरफ उन नाटककारों के नाम दे रखे हैं। तो नई रोशनी का विषय ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास का, देश दशा गोपाल राम गैमरी का और भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का। नई रोशनी का विषय बालकृष्ण भट्ट, महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास, देश दशा है वो गोपाल राम गैमरी ने रचित किया था और भारत सौभाग्य है वो अंबिका दत्त व्यास का नाटक है। 10 में है, पंक्तियां दे रखी हैं और उनके कवियों के नाम बताने हैं। तो पंक्तियां एक तरफ पहले में दी है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं तुलसीदास की पंक्तियां। अमीय हलाहल मद भरे, अमीय हलाहल मद भरे, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रसलीन की। तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं वो अलग अलग कवियों की हैं। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास द्वारा रचित है और अमीय हलाहल मद भरे ये रसलीन के द्वारा रचित हैं। 11 नंबर में है कि सारिका पत्रिका का संपादन किया था। सारिका पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था उसके बारे में हमारे को बताना है कि किन किन ने
इस पत्रिका के संपादक रहे थे। तो पहले हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा कमलेश्वर। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश और कमलेश्वर। फिर 12 नंबर के सवाल में हरिवंश राय बच्चन अपनी किस आत्मकथा में विदेश से आने के बाद अपने जीवन को बताते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन अपनी किस आत्मकथा में विदेश से आने के बाद अपने जीवन को बताते हैं? तो वो अपनी इनकी एक आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। इस रचना में अपने जीवन को बताते हैं विदेश से आने के बाद में। 13 में एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उनके कहानीकारों के नाम हैं। तो मिसपाल कहानी है वो मोहन राकेश की है, तलाश कहानी कमलेश्वर की, छुट्टी का दिन उत्सव प्रियवदा का, और जिंदगी और जोंक है वो अमरकांत की रचना है। दोबारा देखें, मिसपाल मोहन राकेश, तलाश कमलेश्वर, छुट्टी का दिन उत्सव प्रियवदा और जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। 14 नंबर के सवाल में हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरीश रन है, ये कथन किनका है? हिंदी के विधेयवादी इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरीश रन है। शुक्ल जी को नहीं मानकर गिरीश रन को माना है, तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा है वो हिंदी के विधेयवादी इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी को नहीं प्रत्युत गिरीश रन को मानते हैं। 15 में वृंत कौमुदी के रचनाकार मतीराम है। वृंत कौमुदी एक मतीराम का ग्रंथ है, उसके रचनाकार मतीराम हैं। और इस ग्रंथ का जो वर्ण्य विषय है, इसमें क्या वर्णित किया गया है? तो वो है इसमें छंद शास्त्रों, छंदों का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। 16 में प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में वह द्विवेदी युग का कवि जिसमें रीतिकालीन कवि सेनापति की झलक देखने को मिलती है। एक बार दोबारा देखें, प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में वह द्विवेदी युग का कवि जिसमें रीतिकालीन कवि सेनापति की झलक देखने को मिलती है, ऐसा द्विवेदी युग का कवि कौन है? तो वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें रीतिकालीन सेनापति की झलक है वो देखने को मिलती है। जिस तरह से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया था, ठीक वैसा ही प्रकृति का वर्णन है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने अपनी रचनाओं में किया है। 17 में है जयशंकर प्रसाद की वह रचना जिसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की ऐसी रचना का नाम बताना है जिसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है, तो वो रचना है झरना। 18 में है प्रयोगवादी काव्य कभी लोकप्रिय न हो सका, इसका मुख्य कारण था। प्रयोगवादी काव्य है वो कभी लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? इसका मुख्य कारण था धर्म और अंधविश्वास का इसमें विरोध किया गया, इसके कारण ये प्रसिद्ध नहीं हो सका था। 19 में जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में, ये कथन है। जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। इन्होंने कहा था कि जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में। उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम दे रखे हैं। तो पहला उपन्यास है टोपी शुक्ला, ये राही मासूम रजा के द्वारा रचित है। गोबर गणेश रमेश शाह के द्वारा। उनके हिस्से की धूप मर्दुला गर्ग और पथ की खोज ये देवराज के द्वारा रचित उपन्यास है। दोबारा देखें, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा, गोबर गणेश रमेश शाह है, उनके हिस्से की धूप मर्दुला गर्ग और पथ की खोज है, ये देवराज के द्वारा रचित उपन्यास है। 21 में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम एक दलित व्यक्ति को कौन से उपन्यास का पात्र बनाया था? प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास जिसमें एक दलित व्यक्ति को सर्वप्रथम एक दलित व्यक्ति को उपन्यास का पात्र बनाया था, तो वो है रंगभूमि। 22 में भूछाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? भूछाल नाम का एक संपादक पत्र था, समाचार पत्र था, इसके संपादक हैं वो कौन है? तो इसके संपादक थे उपेंद्र नाथ अस्क। इन्होंने भूछाल पत्रिका का संपादन कार्य किया था। 23 में अज्ञेय ने किन वर्षों में सेना में नौकरी की थी? अज्ञेय हैं, इन्होंने सेना में भी नौकरी की थी, तो वो कौन से वर्षों में की थी जहां इन्होंने सेना के लिए बम बनाने का कार्य भी किया था? तो इन्होंने जो सेना के लिए नौकरी की थी वो 1943 से लेकर 1946 ईस्वी तक इन्होंने की थी। 1943 से लेकर 1946 ईस्वी तक। फिर
24 में है शिवमंगल सिंह सुमन की वह रचना जिसको संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत भी कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन की एक ऐसी रचना का नाम बताना है जिसको संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत भी कहा जाता है। पहला शोक गीत है वो सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, उसको कहा जाता है। तो इसको संसार का दूसरा शोक गीत कहा जाता है, तो वो रचना है मिट्टी की बारात, और ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। 25 में रेखा चित्र और संस्मरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम हैं। तो वन तुलसी की गंध 1984 में है, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और मेरे अग्रज मेरे मीत ये विष्णु फरवाकर की रचना है, 1983 में रचित। और लोकदेव नेहरू हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण है। और स्मृतियाँ और कृतियाँ ये सन 1966 में शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है। दोबारा देखें, वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु, मेरे अग्रज मेरे मीत विष्णु फरवाकर की रचना है। लोकदेव नेहरू हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर की। और स्मृतियाँ और कृतियाँ हैं, ये शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। 26 में है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताना है, तो वो है गुनाह बेगुनाह है। ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों के जीवन को दिखलाया गया है। 27 में माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, और वो कौन कौन से कथन उनके बारे में हैं कि प्रभा, करमवीर और प्रताप पत्रों का संपादन किया था। इन्होंने 3 पत्रिकाएं थी, प्रभा, करमवीर और प्रताप। इन पत्रों का, इन्होंने समाचार पत्रों का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। एक रचना थी इनकी हिम तरंगिणी, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ना कि पद्म विभूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो पद्म विभूषण के बाद का जो पुरस्कार है उससे इसको सम्मानित किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनकी जो रचनावली है वो 10 खंडों में है। इनका जो संपूर्ण रचनावली है, इनकी बड़ा ग्रंथ है, वो टोटल 10 खंडों में है। तो साथियों, यहाँ पर देखना कई प्रकार के सवाल बन गए हैं। प्रभा, करमवीर और प्रताप पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में हिम तरंगिणी रचना के लिए, और पद्म भूषण से ये सम्मानित थे भारत सरकार द्वारा। और माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली है वो इनकी 10 खंडों में है। 28 नंबर के सवाल में, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाएं और भस्म सात भूधर हो जाएं। पंक्तियों के लेखक हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाएं, भस्म सात भूधर हो जाएं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो पंक्तियों के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ये पंक्तियां ही रचित की गई हैं। 29 में, प्रेमचंद का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। प्रेमचंद का उस उपन्यास का नाम बताना है जो पहले उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। तो वो उपन्यास है रंगभूमि, सन 1925 में रचित। इस ग्रंथ को पहले उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से रचित किया गया था। 30 में है, डॉक्टर नामवरंग सिंह ने नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा द्वारा रचित कौन सी कहानी से मानी है? डॉक्टर नामवरंग सिंह ने नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी से मानी है? तो परिंदे कहानी से मानी है। देखना यहाँ पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, और इसको नई कहानी की शुरुआत इस कहानी से मानते हैं कौन? डॉक्टर नामवर सिंह ने। फिर है 31 में है कि मुनि जिनविजय ने कौन सी रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? मुनि जिनविजय ने कौन सी रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? तो वो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी की रचना है, इस ग्रंथ को मुनि जिनविजय है वो जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। 32 में भक्ति है और उसका संबंध पूछा है। तो वेदी भक्ति का संबंध है वो राम काव्य से है, और रागानुगा भक्ति है उसका संबंध है वो कृष्ण काव्य से है। 33 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से वर्ष 1896 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका नागरी प्रचारणी की आवृत्ति थी।
नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1896 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली नागरी प्रचारणी पत्रिका थी। इस पत्रिका की आवृत्ति पूछी है कि ये कितने टाइम से प्रकाशित होती थी, तो ये त्रैमासिक थी, 3 महीने से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। उसके बाद में 34 नंबर में एक तरफ जीवनी दे रखी है, दूसरी तरफ उसके जो जीवनीकार हैं उनके नाम बताना है हमारे को। तो इटली का तानाशाह मुसोलिनी है, ये लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने रचित की थी। ये जीवनी है, इटली का तानाशाह मुसोलिनी है, ये लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखी थी। और सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, ये शांति जोशी की रचना है। कलम का सिपाही 1967 ईस्वी में ये अमृत राय की रचना है। और महाप्राण निराला है, ये गंगा प्रसाद पांडेय की रचना है। दोबारा देखें, इटली का तानाशाह मुसोलिनी लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की रचना है। सुमित्रानंदन पंत और जीवन और साहित्य शांति जोशी की रचना। कलम का सिपाही 1967 ईस्वी में रचित ये अमृत राय की रचना है। और महाप्राण निराला है, यह गंगा प्रसाद पांडेय की जीवनी है। उन्होंने इस जीवनी को रचित किया था, गंगा प्रसाद पांडेय, जो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन पर आधारित है। फिर है 35 में, नैनन में जे सदा रहते तिन की अब कान कहानी सुन्यो करें। पंक्ति के लेखक हैं। नैनन में जे सदा रहते तिन की अब कान कहानी सुन्यो करें, ये पंक्ति किन की है, तो ये पंक्ति है आलम की। 36 में है, छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों पर सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये बात किसने कही है? छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों पर सामूहिक नाम है, वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो ऐसी बात किसने कही है? तो वो डॉक्टर नामवर सिंह ने ये बात कही है छायावाद के बारे में। 37 में पंक्तियां दे रखी हैं और उनके लेखकों के नाम दिए हैं कि दूसरों की दुखों के दागों को तमगों सा पहना, दुखों के दागों को तमगों सा पहना, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। दुखों के दागों को तमगों सा पहना और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। रचना नहीं, सॉरी, पंक्तियां हैं, उनके द्वारा रचित है। देखना, जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दुखों के दागों को तमगों सा पहना, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। एक तरफ कहानी, दूसरी तरफ उनके कहानीकार के नाम दे रखे हैं। महुए का पेड़ है, ये करशन चंद्र ने लिखा था। 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई। कविता कुमुदी 1937, ये शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की पत्नी थी, उन्होंने कहानियों का एक संग्रह तैयार किया था कुमुदी नाम से, ये सन 1937 में प्रकाशित हुआ था। और 7वीं के बच्चे 1935 है, ये राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। देखें, महुए का पेड़ है, ये कहानी करशन चंद्र की। 5 रुपए की आज़ादी हरिशंकर परसाई की। कौमुदी रचना 1937 में शिवरानी देवी के द्वारा रचित। और 7वीं के बच्चे 1935 राहुल सांकृत्यायन की रचना है। 39 में सदल मिश्र की किस कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? सदल मिश्र की किस रचना का निर्माण है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? तो वो रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। 40 में जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दोबारा देखें, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। 41 में प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वटबद्ध शैली की रचना चांदाइन में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा है। प्राकृत अपभ्रंश की एक रचना है जो कड़वट शैली में रचित है और उस रचना का नाम है चांदाइन, जो मुल्ला दाऊद की रचना है। इस रचना में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा आता है।
5 अर्दालियों के बाद में एक दोहा इसमें आता है। 42 में है कि रघुवीर सहाय की रचना, रघुवीर सहाय की जो रचना है, सीढ़ियों पर धूप में, एक अनाहत जिजीविसा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबना चित्रित है। देखना, इसको थोड़ा दोबारा देखें। देखो, रघुवीर सहाय की रचना है वो सीढ़ियों पर धूप में है। इस रचना में एक अनाहत जिजीविसा और मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबना को चित्रित इस ग्रंथ में किया है। जबकि हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी दूसरी रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसमें आपातकालीन कविताओं का संग्रह किया गया है। एक बार और देखें, रघुवीर सहाय की रचना सीढ़ियों पर धूप में, एक अनाहत जिजीविसा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबना चित्रित है। जबकि हंसो हंसो जल्दी हंसो में आपातकालीन कविताओं का संग्रह है। 43 में, आज तक उपलब्ध फागु काव्यों में सबसे प्राचीन फागु कौन सा है? आज तक जितने भी जो उपलब्ध फागु काव्य हैं जो जैनों में रचित होते हैं, उनमें सबसे प्राचीन फागु कौन सा है? तो जिनचंद सूरी फागु है, ये सबसे प्राचीन माना गया है। 44 में एक तरफ समाचार पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके संपादकों के भी नाम हैं। देखना, भारतोदय समाचार पत्र है वो 1885 ईस्वी में दैनिक था ये, और ये कानपुर से प्रकाशित हुआ करता था। भारतोदय है वो 1885 में दैनिक समाचार पत्र था, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। समालोचक पत्र सन 1902 में ये मासिक पत्रिका थी और जयपुर से पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के संपादक के नेतृत्व में ये प्रकाशित हुआ करती थी। सरोज है वो सन 1928 में समाचार पत्र प्रकाशित होता था और ये मासिक था और ये कलकत्ता से निकलता था। और दिनमान पत्रिका है, ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। रघुवीर सहाय हैं वो इसके संपादक थे। तो यहाँ पर भी साथियों देखना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो तैयार हो रहे हैं अलग अलग पत्रिकाओं से संबंधित, कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही थी। तो जैसे भारतोदय है वो 1885 में दैनिक समाचार पत्र था, कानपुर से। समालोचक सन 1902 मासिक पत्रिका जयपुर जो गुल्लेरी जी के नेतृत्व में निकलती थी। सरोज 1928 में मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी ये। और दिनमान दिल्ली से इसके संपादक हैं वो रघुवीर सहाय हैं। 45 में, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक नाटक के नाटककार हैं। एक बड़ा नाटक का नाम है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। इस नाटक के नाटककार कौन है? तो इस नाटक के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। 46 में, चिंतामणि का वह काव्य ग्रंथ जिसमें काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया गया है। रीतिकालीन कवि थे चिंतामणि। उनके काव्य ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया गया है, तो वो है काव्य कल्पतरु। 47 में, अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले भक्त कवि कौन है? अष्टछाप के जितने भी जो कवि हैं वो सूरदास के बाद एक ऐसे कवि का नाम बताना है जिसने जो वात्सल्य का वर्णन है वो सूरदास के बाद में सर्वश्रेष्ठ किया है, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं परमानंद दास। 48 में, एक तरफ नाटक, दूसरी तरफ उनके नाटककारों के नाम दे रखे हैं। नाटक का नाम है अब और नहीं, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। अब और नहीं, विष्णु प्रभाकर। शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली का नाटक है। शतुरमुर्ग है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। और दुलारी बाई है ये मणि मधुकर का नाटक है। अब और नहीं विष्णु प्रभाकर, शंभू की हत्या नरेंद्र कोहली, शतुरमुर्ग है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री और दुलारी बाई है वो मणि मधुकर की रचना है। 49 में, एक तरफ कहानी आंदोलन है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों के नाम हैं। तो समकालीन कहानी आंदोलन है, इसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स और सहज कहानी आंदोलन के हैं अमृत राय और ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा। दोबारा देखें, समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय और ए कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा। अंतिम 50 नंबर के सवाल में एक परिभाषा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो साथियों, इस तरह से ये आपका 5वां भाग है, ये
पूर्ण होता है। इससे पहले के 4 भाग अगर किसी प्रतियोगी ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं और ज़रूर उन वीडियो को देखें, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों की विविधता को शामिल किया गया है, जो आपके पूर्णतः सिलेबस पर, अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस हैं उन पर बिल्कुल आधारित हैं। और प्रश्नों की जो शुद्ध और सटीकता की बात है वो बहुत ही, उनका काफ़ी ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर कहीं किसी पर्सन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, उसका तुरंत निदान किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो की जो श्रृंखला है वो लगातार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समय समय पर ये अपलोड करते रहेंगे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।